नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर आने वाले हमारे सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए। सीटेट में जिन टॉपिकों से अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं, सीटेट का कोई से भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन टॉपिक से आपको हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के आपको एक साथ यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। तो आज के हमारे जो सीटेट के अंदर एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उन टॉपिकों में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें टॉपिक देखने को मिलेंगे समावेशी शिक्षा, अधिगम एवं शिक्षण, प्रगतिशील शिक्षा और समस्या समाधान। इन 4 टॉपिक से एक साथ आपको आज के सारे ही प्रश्न जो हैं वो मिलने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए और सीटेट मटेरियल्स के लिए आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पर जाकर के आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए उसे भी ले सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम हमारे जो सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उन टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर वीडियो आपको जैसे जैसे आगे पार्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये हमारा इसी टॉपिकों का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट टॉपिकों से मिलेंगे, साथ ही इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, आज हम बढ़ते हैं हमारे इन प्रश्नों की ओर, जो कि हमें काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब हमें एक साथ एक ही टॉपिक से प्रश्न मिलता है तो हमारे लिए बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, और एक साथ जब उनको देखते हैं तो हमें उन्हें को समझना आसान हो जाता है। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है। अब आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा से किस किस प्रकार के प्रश्न जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और प्रश्न काफी वैल्यूबल हैं। तो विकल्प एक है यहाँ पर, मतलब इसके लिए वो विकल्प क्या, इसके कुछ कथन दिए हैं। समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? तो विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, वे विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। अब इसके लिए यहाँ पर कूट कुछ दे रखे हैं हमें, जिसमें क्या केवल एक सही है, एक और दो सही है, एक दो और चार सही है, या एक दो तीन चार सही है। तो देखिए, हम समावेशी शिक्षा की यदि बात करें तो समावेशी शिक्षा जो होती है, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सभी प्रकार के बच्चों का एक साथ शिक्षण, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण। यही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। और समावेशी शिक्षा में विकलांगता से जूझते विद्यार्थी भी शामिल होंगे, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी भी, और विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, निम्न सामाजिक स्तर वाले विद्यार्थी भी रहेंगे। तो जब सभी का एक साथ शिक्षण होता है, वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो इसके लिए हमारा जो उत्तर विकल्प डी होगा, जिसमें एक दो तीन चार हमारा उत्तर बनेगा, ये इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता के होने के बावजूद उनके संभावित गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो देखिए, प्रश्न ये भी हमारा जो है, जब हमने देखा कि सभी विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद भी सब उनके संभावित गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, तो ऐसी शिक्षा, ऐसी कक्षा एकीकृत समावेशी विशेष शिक्षा अप्रगतिशील कक्षा। तो यहाँ पर ऐसी कक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मैंने आपको टॉपिक बता दिया, तो आप यहाँ पर ऐसे भी जज कर सकते हैं कि प्रश्न हमारे समावेशी शिक्षा से हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जहां पर सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की बात की जाए प्रश्न में, तो वो हमारा समावेशी शिक्षा की ही बात होगी। आगे चलते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। एक वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे या फिर उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करे। उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, और डी है उन्हें अनदेखा करें, क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए
कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, क्योंकि यही तो हमारी समावेशी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। बच्चे की विविध जरूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना, केवल खास विद्यार्थी पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व पृथक्करण करना और खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो देखिए यहाँ पर तीन विकल्प तो जो है थोड़े से नकारात्मक रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो जहां पर हम बच्चे की जो भी ज़रूरतें होती है या बच्चों की जो भी विविध ज़रूरतें होती है, उनका पता लगाया जाए, उनका ख़्याल रखा जाए, यही एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका होती है। और इसके लिए पहला विकल्प हमारा इसमें उत्तर होगा। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा या विविधता की स्वीकृति। तो देखिए जहां पर समावेशी कक्षा जो है विविधताओं को स्वीकार करती है, विविधताओं की स्वीकृति देती है, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा में जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है विविधता को स्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। तो देखिए सुविधा वंचित समूह से जो संबंध रखने वाले विद्यार्थी होते हैं, जब उनका समावेशन होता है तो उनमें किनके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है या अवरोध देखने को मिलता है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का ध्यान रखना है या देता है। तो हम देखें तो जो कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है, स्थापित धारणाएं होती हैं, ये यहाँ पर समावेशन जो सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके समावेशन में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करती है रूढ़िबद्ध और स्थापित जो धारणाएं होती है। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में इसकी उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए, बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण के द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो कमतर दृष्टि से जूझते हुए विद्यार्थी हैं और हम चाहते हैं कि उनके उनके लिए सफल समावेशन हो, तो उसके लिए हमें यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है कि कक्षा में ऐसे बच्चों के लिए जो भी उपयुक्त सहायक उपकरण हो वो हमारी कक्षा में मौजूद हो, जिससे हम इन बच्चों के सफल समावेशन को सफल बना सके। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन है तो निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। अब देखिए अभी एक और प्रश्न हमने इसके पहले देखा था, जहां पर वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन में कौन सी चीज बाधा बनती है, तो वहां पर विकल्प हमें कुछ और देखने को मिले थे, जिसमें रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं उसमें उत्तर बनता था। परंतु अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न वही है, पर विकल्प नीचे जो है वो हमें चेंज देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा उत्तर बनेगा उसको समझते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता को स्थापित करना, एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर देखें जो विभिन्न प्रथाएं हैं, अब देखिए प्रथाएं जो हमारी चली आ रही है वही तो हमारी रूढ़िगत स्थापित धारणाएं होती है। तो यहाँ पर उस चीज को थोड़े दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है विकल्प में, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जब विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस समय रूढ़िबद्ध धारणाओं को, जो स्थापित धारणाएं हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उनमें पदानुक्रमिकता को स्थापित करना। तो यही चीज यहाँ पर बाधा बनती है इन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए। तो यहाँ पर विकल्प सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अधिगम में सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है कब? अगर विषय वस्तु विद्यार्थी के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो या विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाएं। तो देखिए अधिगम जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण तब होता है जब विषय वस्तु जो है वो विद्यार्थी के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो
मतलब विषय वस्तु जब विद्यार्थी के सामाजिक परिवेश से संबंधित होगी तो कहीं ना कहीं अधिगम जो होगा वो अधिक सार्थक, अर्थपूर्ण और प्रभावशाली होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं उस विषय वस्तु से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। जिन परिवेश में जिन चीजों को हमने देखा है, समझा है, जो हमारे उसमें रहती है, हमारे परिवेश से संबंधित होती है, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को बेहतर तरीके से, उसी विषय वस्तु को हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जो हमारे परिवेश से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं होता है, वो चीजें हमें समझ नहीं आती हैं, और वहां पर हमारा अधिगम जो है वो प्रभावशाली नहीं होता है। तो वैसे ही बच्चों के साथ होगा, तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कारक यहाँ पर अधिगम को सुसाधित करता है? योग्यता का वर्धित मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता, तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो यहाँ पर कारक की यदि हम बात करें तो योग्यता का वर्धित मत होगा, वो यहाँ पर अधिगम को सुसाधित इसमें करेगा। आगे चलते हैं, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती है? तो अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है, केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, या फिर केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतर्क्रिया की वजह से, और ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। तो यहाँ पर यदि हम बात की जाए तो अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है, उनकी वजह जो होती है वो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतर्क्रिया की वजह से हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो विभिन्नताएं हम देखते हैं अधिगम के स्तरों में, कोई बच्चा जो है किसी चीज को जल्दी समझता है, कोई देरी से समझता है, कोई किसको वो चीज कठिन लगती है, किसी को सरल लगती है। तो कहीं ना कहीं उनका जो वातावरणीय कारक है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक, उसकी जटिल अंतर्क्रिया की वजह से ये चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देगा? कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, या फिर चर्चाएं। तो देखिए, यहाँ पर सकारात्मक रूप से जो योगदान नहीं देगा, ये बात हो रही है, और इस बात के लिए कुपोषण जो होगा ये यहाँ पर सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देगा। तो ऑप्शन ए बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखिए, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम रिक्त स्थान को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। तो देखिए, बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो अधिगम को क्या करता है? मतलब बच्चे का एक अच्छे तरीके से शारीरिक विकास होगा, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो अधिगम को वो कैसा करेगा? सुसाधित करेगा, मतलब अधिगम को बेहतर बनाएगा, अधिगम अच्छे से कर पाएगा बच्चा, अधिगम उसके लिए प्रभावशाली बन जाएगा जब बच्चे का समग्र और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य होगा। तो यहाँ पर डी विकल्प इसमें उत्तर होगा। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का, ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण का। तो देखिए, अधिगम दर में हमने अभी बात की थी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती है अधिगम में, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के कारण देखने को मिलती है, मतलब व्यक्तिगत और जो पर्यावरण या परिवेश होता है उसके कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है जब विषय वस्तु को रिक्त स्थान रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होगा जब विषय वस्तु को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त, या फिर संयोजित। तो यहाँ पर कहें तो जब हम विषय वस्तु को संयोजित तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तब हमारा अधिगम जो होगा वो बहुत अधिक अर्थपूर्ण हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज और सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तित्व भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, दमन कर देना चाहिए, या दमन करना चाहिए? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं उनके प्रति अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि हमने बात की समाज शिक्षा जिस प्रकार से विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, विविधता को स्वीकार करती है, उसी प्रकार से हर बच्चा अपने आप में भिन्न भी होता है, और उनकी व्यक्तित्व भिन्नताओं के प्रति हमें उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित
शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो देखिए, जब हम अधिगम को सहज करने की कोशिश कर रहे हैं, सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पर शब्दों का जो शब्द जाल होता है, उस शब्द जाल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिनसे बच्चे को, विद्यार्थी को बातें बहुत ही आसानी से समझ में आए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा, मतलब जो भी उनका परिवेश है, उसकी भाषा में अध्ययन करने की बात कही। क्यों कही? इसी वजह से कही कि अधिगम जो है वो सहज बने, वो सुगम बने, वो सरल बने, इसीलिए। तो जब हम विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से यहाँ पर शिक्षक को बचना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपगम का क्रियान्वयन, या फिर रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्री प्रविधियां। तो यहां पर यदि हम देखें इस प्रश्न में, तो अधिगम में बाधा की बात हो रही है, जिसके द्वारा बाधा उत्पन्न होती है, तो विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान है। तो देखिए, कक्षा में विविधता होती ही है, और ये विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में कैसी होती है? समस्या है, संसाधन, रुकावट या बाधा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में होती है कक्षा के अंदर विविधता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं, या विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, तो विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि हम देखते हैं हर बच्चे का एक शैक्षिक सामर्थ्य, कक्षा में उसकी स्थिति, उसका समझने का तरीका, सारी चीजें हमें अलग अलग देखने को ही मिलती है। हर बच्चा किसी चुनौती को अलग तरीके से लेता है, कोई बच्चा किस तरीके से लेता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? विद्यार्थी के जीवन से आधारित कार्य देना, विद्यार्थी की रुचि आधारित कार्य देना, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थी के लिए बहुत आसान हो, या ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। तो देखिए, जब हम अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बनने वाली चीज की बात कर रहे हैं, तो वो होगा ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थी के लिए बहुत ही आसान हो। अब देखिए, जब हमें ऐसा कोई कार्य मिलता है जो हमारे लिए बहुत ही आसान हो, तो हम उस कार्य को बहुत आसानी से और जल्दी से कर देते हैं। मतलब हम उसपे ज्यादा कोई सोच विचार, ज्यादा कोई चिंतन नहीं करते हैं। वो हमारे लिए एक चुनौती नहीं होती है। उसी कार्य को करने में मजा होता है जहां पर हमें एक चुनौती मिलती है, और जब हम उसके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ हमारे दिमाग को काम करना पड़ता है, तो वो कार्य अधिगम के लिए अच्छा होता है। वो चीज हमें उतनी अच्छे से याद भी होती है। तो यहाँ पर जब हम बच्चे को जीवन से आधारित कार्य देंगे, रुचि आधारित कार्य देंगे, उसके विचारों को महत्व देंगे, तो ये सब चीजें तो उसके लिए सहायक होंगी। पर ऐसे कार्य जो होंगे वो उसके लिए थोड़ी-सी बाधा बनेगा, और वो बाधा यहाँ पर इसी प्रकार से होगा कि बच्चा थोड़ा-सा चिंतन यहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित हो, असंदर्भित और अर्थहीन हो, अर्थपूर्ण और असंदर्भित हो, या संदर्भित और अर्थहीन हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिगम अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर है। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार से किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, या फिर है कार्य के उद्देश्यों को विद्यार्थियों से साझा न करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। अभी हमने प्रश्न देखा था कि विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न देना जो सरल हो, उसके लिए आसान हो, वो उसके अधिगम में बाधा बनती है वो चीजें। तो अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न वही है।
अधिगम को सुसाधित मतलब और भी बेहतर हम कैसे कर सकते हैं? अधिगम कब अच्छा होगा? जब बच्चे को चिंतन का मौका मिलेगा, प्रतिवर्तन के मौके मिलेंगे, बच्चे को सोचने का अवसर मिलेगा, तब अधिगम बहुत ही अच्छा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। प्रगतिशील शिक्षा में निम्न में से किसका समर्थन करती है? तो प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करेगी? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम द्वारा स्व मूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यवहार का अनुकूलन। तो जो अधिगमकर्ता के द्वारा स्व मूल्यांकन होता है तो प्रगतिशील शिक्षा उसका समर्थन करती है। बच्चे जो है जब स्वयं का मूल्यांकन करते हैं इसमें इसका समर्थन ये करती है। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रिक्त स्थान के रूप में, शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान के रूप में अपेक्षित करती है। तो एक जो हमारी प्रगतिशील कक्षा होती है जहां पर अध्यापकों को एक सुसाधक और वे शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करती है। मतलब अध्यापक एक सुसाधक के रूप में हो और विद्यार्थी ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में हो, ये यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा अपेक्षित करती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु, मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, सक्रिय भागीदारी द्वारा सृजन की ओर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है सक्रिय भागीदारी के द्वारा सृजन की ओर। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित या फिर विद्यार्थी केंद्रित? तो हमारी जो प्रगतिशील कक्षा होती है वो विद्यार्थी केंद्रित होती है, जिसमें हमारा विकल्प डी इसमें उत्तर होगा। प्रगतिशील कक्षा किसको सम्मानित करती है? तो यहाँ पर ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भ से अलगाव या फिर विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो प्रगतिशील कक्षा जो होती है ये सम्मानित करती है ज्ञान सृजन की चाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला, अनजान होना चाहिए? देखिए, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय जो प्रविधियां होती हैं के बारे में उसकी शिक्षक की जो प्रकृति है वो थोड़ी लचीली होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम जिस विधि को लागू कर रहे हैं, हमारे शिक्षण प्रविधि को लागू कर रहे हैं, यदि बच्चे उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसी पर अड़े रहेंगे कि नहीं हम इसी से समझाएंगे। तो वहां पर बच्चे के अनुरूप, बच्चे के समझ के अनुरूप हम अपनी शिक्षण प्रविधियों को लचीला करें, उसे इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से, उस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो वहां पर हमें शिक्षण प्रविधियों के प्रति हमें थोड़ा सा लचीला, सुनम्य होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पर देखें तो समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सूझना, वस्तुओं के इस्तेमाल से के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो देखिए, समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। जब हमारे सामने कोई समस्या यदि बनी हुई है और हम उस समस्या के समाधान में यदि हमारा जो पारंपरिक तरीका है उसी पर टिके रहेंगे तो वो चीज हमारे लिए बाधा ही बनी रहेगी। पर जब हम थोड़े तरीके को बदल करके कोई और तरीका अपना करके समस्या समाधान को हल करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे लिए समस्या समाधान, समस्या हल बन जाएगा। मतलब हम वहां समस्या को आसानी से हल कर पाएंगे। तो जो पारंपरिक तरीका पर स्थिर रहना, ये चीजें बाधा बन जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की बात है, अभी हमने जो की थी कार्यात्मक स्थिरता या मतलब वही पारंपरिक तरीके में स्थिरता होना, ये यहाँ पर अवरोध पैदा होने की संभावना इसमें रहेगी। आगे चलते हैं, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण रिक्त स्थान होता है। तो देखिए, समस्या समाधान प्रक्रिया का जो चरण की बात करें तो यहाँ पर
उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान, अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। तो पहला जो चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान। हमें समस्या की पहचान होना जरूरी है, तब हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा उत्तर। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे सीटेट के अंदर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और अगले टॉपिक से जल्द ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आपने जो वीडियो पर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।